जय श्री राम भाइयों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फोनेटिक्स की क्लास 4 को लेकर। हमने पिछली क्लास में कंसोनेंट साउंड के बारे में जाना, हमने उसके आगे वाली क्लास में हमने वोवेल साउंड के बारे में जाना। हमने जाना था कि हमने इनके फोनेटिक सिंबल कैसे होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, उसकी पहचान की थी। और मैंने आपसे ये वादा किया था कि आगे आने वाली क्लास में मैं आपको इन मीनिंगों को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बदलना सिखाऊंगा और वर्ड स्ट्रेस को सिखाऊंगा। आज की हमारी क्लास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस के बारे में ही है। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपनी मास्टर क्लास इंग्लिश में, जहां पर हम इंग्लिश सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक की। हाँ, यह क्लास कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्रों के लिए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले वे छात्र जिनके सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, उनके लिए यह क्लास संजीवनी साबित होगी। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस सीरीज के सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड की ओर। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अंग्रेजी में लिखी हुई मीनिंगों को फोनेटिक के आधार पर बदलना, अर्थात वोवेल और कंसोनेंट सिंबल्स के आधार पर मीनिंग को बदलना, यानी उनके हिंदी में उनके उच्चारण के आधार पर उनको बदलना। इस क्लास को पढ़ने से पहले आपको जरूर एक काम करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेनी है और पिछली 2 क्लासें जो वोवेल और कंसोनेंट साउंड की मैंने पढ़ाई थी, उनमें मैंने आपको वोवेल के 20 सिंबल्स पढ़ाए थे आपको और उनके संकेतों की पहचान करवाई थी। फिर अगली क्लास में आपको कंसोनेंट के सभी सिंबल्स की पहचान करवाई थी। आप दोनों लिस्ट पास में रखिएगा, तभी ये क्लास आपके लिए उपयोगी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्लाइड में एक एक मीनिंग को हम कंसोनेंट और वोवेल के आधार पर, सिंबल्स के आधार पर हम इसको बदलना सीखते हैं। पहली मीनिंग है हमारे सामने नी। इसका KNEE मीनिंग लिखी हुई है। इसको उच्चारण में नी पढ़ा जाता है और यहाँ पे फोनेटिक सिंबल के आधार पर इसको न को एन से दर्शाया है और ई यानी ई यहाँ पर बड़ी है, इसके लिए आई लगाया है। आई के साथ में 2 बिंदु लगाए हैं जिससे आपको नजर में ये आ जाए कि यह ई बड़ी है। अब अगली मीनिंग है ट्रेन। हम ऐसे तो हम नॉर्मली भाषा में ट्रेन बोल देते हैं, पर वो नहीं, जब आप फोनेटिक के आधार पर बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है ट्रेन। अब उसको ट्रेन की मीनिंग को हम ट्रेन में बदलना है। आप बोलते कुछ भी हो वो जरूरी नहीं है, हमको परीक्षा में नंबर लाने हैं, इसके लिए जो कहा जा रहा है उसके अनुसार ही काम करना है। आपको कोई मीनिंग पढ़नी नहीं आती है, आप उसको मतलब नहीं जानते, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे उच्चारित किया जाता है, तो आपको क्या करना है, गूगल डिक्शनरी पे जाना है और उस मीनिंग को रखना है और उसको IPA के आधार पर उसको कैसे उच्चारित किया जाता है, उसको पढ़ना आउट कैसे करते हैं, वो जानकर ही आपको बदलना है। सही हमेशा IPA के द्वारा दिया गया जो उच्चारण है वही सही होगा, आपका उच्चारण सही माना नहीं जा सकता। हम बात करेंगे अगली मीनिंग। जैसे हम पहले मीनिंग ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। ट्रेन लिखा है, इसमें क्या किया है, TREIN का प्रयोग करके संकेत नॉर्मली से खत्म हो गया है। अगली मीनिंग मैंने आपके सामने दिखाई है रिदम। रिदम को हम जब बदलते हैं तो इसको RI डी के लिए, द के लिए एक संकेत, विशेष संकेत दिखाया गया है। ए के लिए भी कौन सा, कमजोर वाला और म। रिदम की मीनिंग आपके सामने नजर आ रही होगी। अब अगली मीनिंग है चौक। चौक के लिए आप टी के पास में एक बड़ा एस देख रहे होंगे। यह टी और एक बड़ा संकेत एस वाला जो इकट्ठा करते हैं, यह संकेत है च का। चौक। औ की मात्रा लगाने के लिए ऊ करके उसके पीछे 2 बिंदु लगाए गए हैं और बाद में लास्ट में क संकेत दिखाने के लिए के लगाया गया है। अब आगे है नेचर। अब आपको सामान्य भाषा में हम नेचर बोलते हैं, नेचर नहीं कहते, उसको नेचर कहते हैं। अर्थात RE जो वर्ड है वो हमेशा लास्ट वाला जो RER इनको अब पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको जो संकेतों में बदला गया पास में आप फोनेटिक में आप देख सकते हैं, NEI च का वाला जो निशान है वो अ की ध्वनि लगाई गई है। डिलीशियस हम पढ़ते हैं, उसको असली में उसको क्या पढ़ा जाता है, डिलीशियस। तो डिलीशियस कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको लिखकर बताया है। आगे मीनिंग है, हम पढ़ते हैं थंब में थंब ब नहीं बोलना है आपको, वहां पर बी जो वर्ड है वो साइलेंट रहता है फोनेटिक में, उसको थंब पढ़ा जाता है। थंब जैसे वूम, टूम। जैसे वूम्ब की मीनिंग WOMB, वर्म। वूम्ब का मतलब होता है गर्भाशय, तो उसको WOMB वहां पे बी नहीं पढ़ना है, TOMB बी नहीं पढ़ना है, टोम, वूम। और वैसे ही थंब, तो थंब, आपको थंब का जो निशान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप देख सकते हैं। अगले में हम पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं हम वर्ड स्ट्रेस की क्लास। अगली स्लाइड। वर्ड स्ट्रेस।
वर्ड स्ट्रेस का मतलब होता है वर्ड को स्ट्रेस देना, यानी शब्द बालाघात, शब्द को बल से आघात पहुंचाना, अर्थात इसको हम वर्ड स्ट्रेस की परिभाषा से जानते हैं। वर्ड स्ट्रेस का अर्थ होता है किसी शब्द में एक विशेष अक्षर पर अधिक जोर देकर उच्चारण करना, जिससे वह अक्षर बाकी अक्षरों की तुलना में ज्यादा स्पष्ट, तेज और प्रभावी सुनाई दे। जिस अक्षर पर जोर होता है उनमें आवाज अधिक तेज होती है, स्वर स्पष्ट होता है, यानी वोवल स्पष्ट होता है, स्वर की ऊंचाई मतलब पिच थोड़ी हाई हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया गया है टीचर, टीचर में टी जो ध्वनि है वो क्या है, हाई पिच ले रही है, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। तो टी टी ट और ई का जो स्वर मिलाकर यह क्या बनाया गया, हाई पिच साउंड बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो सिलेबल है इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है टी के ऊपर। वहीं पे दूसरी मीनिंग है इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर आपको आई एम के ऊपर स्ट्रेस लगाया गया है। पढ़ते हैं अब इसमें वर्ड स्ट्रेस की ये जो पूरा जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट होता है सिलेबल। आगे हम जानेंगे सिलेबल के बारे में और उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए हम चलते हैं वर्ड सिलेबल की तरफ अगली स्लाइड में। सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है अक्षर। अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। सिलेबल शब्द का वह भाग जिसमें को हम एक ही झटके में बोलते हैं, जिसमें एक ही मुख्य स्वर होता है, उसको हम सिलेबल कहते हैं। जैसे हमने पढ़ी मीनिंग टीचर, टीचर में जो टी और चर दो सिलेबल दिए हुए हैं, वह इंपोर्टेंट की मीनिंग में यहाँ पे आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, ये जो तीनों हैं सिलेबल अलग अलग है। आइम, पोर, टंट, ये जो तीनों सिलेबल बने हुए हैं इनके आधार पर इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं, हाँ एक जरूरी बात जरूरी है, वर्ड स्ट्रेस में एक वोवल साउंड होना जरूरी है, वोवल साउंड के बिना वर्ड स्ट्रेस लगता ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वर्ड स्ट्रेस को, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। वर्ड स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। हमारे परीक्षा में प्राइमरी स्ट्रेस से प्रश्न आते हैं, हमारे लिए सेकेंडरी स्ट्रेस महत्वपूर्ण नहीं है। यह बड़ी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो पीएचडी वगैरह करते हैं। हमारे लिए तो हमको तो कंपटीशन एग्जाम पास करनी है और 6 to 12 तक के एग्जाम पास करने हैं, तो हमको प्राइमरी स्ट्रेस पर ही ध्यान देना है। तो चलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस लगाने के नियम और उसको विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। प्राइमरी स्ट्रेस किसी मीनिंग में जिस सिलेबल पर अधिक बल दिया जाता है उसे प्राइमरी स्ट्रेस कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी स्ट्रेस लगाने के नियम, क्योंकि परीक्षा में हमको प्राइमरी स्ट्रेस लगाना है जिससे हमको अंक मिलेंगे और वही हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो पहला नियम है, दो सिलेबल वाले नाउन, एडजेक्टिव यानी संज्ञा और विशेषण में पहले सिलेबल पर स्ट्रेस आता है, जैसे टेबल, हैप्पी, टीचर। अब जैसे टेबल, ये जो लिखी हुई मीनिंग है जहां पर टी ए पर आपने स्ट्रेस लगाया हुआ, इसको क्या किया, स्ट्रेस के रूप में मैंने थोड़ा हाईलाइट करके दिखाया है, उनके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है। वहीं पर आप दूसरा नियम देख रहे होंगे, दो सिलेबल वाले वर्ब प्रीपोजिशन में दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, रिलैक्स, बिगिन, अराइव। तो आप देख सकते हैं। तीसरा नियम है, प्रीफिक्स वाले शब्दों में स्ट्रेस प्रीफिक्स पर नहीं बल्कि रूट वर्ड पर आता है। रूट वर्ड का मतलब होता है मूल शब्द पर। जैसे अगली मीनिंग है, एग्जांपल देखिए, अनहैप्पी, अनहैप्पी में अन यू एन क्या है, प्रीफिक्स है, और हैप्पी क्या है, एक अलग शब्द है जिसका मतलब होता है खुश होना। इन दोनों को मिलाकर यू एन और हैप्पी को मिलाकर इसका मतलब हुआ नाराज होना। पर यहाँ पर स्ट्रेस अन पे नहीं लग रहा है, हैप्पी पे लग रहा है। वहीं पर इंपोर्टेंट की मीनिंग के ऊपर POR के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है। वहीं पर री राइट में RE को अलग किया गया है, राइट को अलग करके हम देखते हैं तो राइट के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है। हम चौथा नियम पढ़ते हैं, तो चौथे नियम में लिखा हुआ है, सुफिक्स के अनुसार स्ट्रेस बदलता है। कुछ स्ट्रेस सुफिक्स है वो खींच लेते हैं, वो स्ट्रेस खींचने वाले सुफिक्स हैं। जैसे किसी मीनिंग में डबल ई, डबल ER, ESE, ETTE आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एम्प्लॉय के अंत में डबल E आ रहा है। अब पहले तो समझ लीजिए प्रीफिक्स क्या होता है, इनको कहते हैं, प्रीफिक्स किसी मीनिंग के पहले लगते हैं और सुफिक्स मीनिंग के अंत वाले शब्द होते हैं। जैसे इंजीनियर में अंतिम मीनिंग में डबल ER आ रहा है तो डबल ER के ऊपर आपका स्ट्रेस लगेगा। वहीं पर जापानीज की मीनिंग में अंतिम अक्षरों में ESE है, वो ये सब जो मीनिंग क्या कर रही है, जो पीछे वाले जो शब्द है जैसे डबल E, डबल ER, ESE, ETTE, ये क्या कर दे मीनिंग है, स्ट्रेस पूरी मीनिंग का अपनी ओर खींच लेती है। इनको समझना है। चलते हैं अगले नियम की तरफ अगली स्लाइड में। न्यूट्रल सुफिक्स, न्यूट्रल सफिक्स का मतलब होता है वे सफिक्स
जो क्या करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं रखते वो, जैसे NESS वाला, FUL, LESS, MENT में स्ट्रेस वही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हैप्पीनेस की मीनिंग देखोगे तो NESS आया है, पर NESS ने स्ट्रेस नहीं लिया, HEP ने लिया है। वहीं पर केयरफुल में फल में देख रहे हो, केयरफुल में देख रहे होंगे आपने, तो CARE ने ही स्ट्रेस रखा है, FUL ने स्ट्रेस नहीं लिया है। छठा नियम है 3 या अधिक सेलेबल वाले, ऐसे मीनिंग है जिसमें 3 से अधिक सेलेबल बने हुए, जैसे फोटोग्राफ की मीनिंग है, जब फोटोग्राफ 3 सेलेबल बन रहे हैं, इन सेलेबलों में अपने टो वाले वर्ड ने क्या लिया है, यहाँ पे स्ट्रेस लिया है। और एजुकेशन वाले मीनिंग में, एजुकेशन ने मीनिंग में DU ने स्ट्रेस लिया है। अगला नियम है, अंतिम नियम है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है वे वर्ड्स जो 2 मीनिंगों से मिलकर बने हुए हो, वे वह मीनिंग जो 2 प्रकार के मीनिंगों से मिलकर बनी हो। एक मीनिंग बनाने के लिए 2 मीनिंगों को इकट्ठा किया गया है, जैसे ब्लैक बोर्ड, तो वहां पर पहले भाग में क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। ब्लैक का मतलब होता है काला और बोर्ड का मतलब होता है पट, तो इन दोनों मीनिंगों को इकट्ठा करके क्या बनाया है, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक के ऊपर इन्होंने स्ट्रेस लगाया है। वहीं पर यदि क्या हो, वर्ब कंपाउंड हो, जहां पर 2 क्रियाएं मिलकर एक नई मीनिंग का निर्माण कर रही हो, जैसे अंडर स्टैंड, अंडर का मतलब होता है नीचे, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, तो अंडर और स्टैंड दोनों को मिला है। यहाँ पर स्ट्रेस जब वर्ब वाला कंपाउंड से मीनिंग कोई बनती है तो अंतिम वाली क्रिया के ऊपर क्या लगता है, स्ट्रेस लगता है। और जब नाउन से कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें आगे वाले वर्ड में क्या लगती है, स्ट्रेस लगता है। आज की क्लास जो ये वर्ड स्ट्रेस की क्लास थी यहां तक पूरी हुई। अगले भाग में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे बहुत सारी चीजों में काम आएगी, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में काम आएगी, रिपोर्टेड स्पीच जो भी कहते हैं, पैसिव वॉइस, टेंस वगैरह में सब में काम आने वाली चीजें हैं। और जो भी हमको स्टोरी बनाना है, एप्लीकेशन बनाने हैं, ऐसे लिखना है वगैरह, उन्हें बहुत सारी जगह पर उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि वो अभी परीक्षा बोर्ड की आने वाली है और कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए वो बहुत उपयोगी हो जाए आपके लिए, इसके लिए मैं वो क्लास को शुरू आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तैयार हो जाइएगा, कल मिलते हैं। आप तैयार है ना, कॉपी और पेन लेके कल मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।